नमस्कार मित्रों, लॉ 99 पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी वन लाइनर सीरीज़ को शुरू करेंगे और इस सीरीज़ की शुरुआत हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से करेंगे। और भी सब्जेक्ट्स के वन लाइनर्स आते रहेंगे, तो आप जुड़े रहें लॉ 99 के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना वन लाइनर। और पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग दिसंबर 9, 1946 को हुई। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था और पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाया था। इस मीटिंग को कुल 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और एच.सी. मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन दोनों को ही दिसंबर 11, 1946 को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया था और उनको फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार सबसे वृद्ध या उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा होने की वजह से इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया था। अगला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि आगे चल के हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दिसंबर 13, 1946 को प्रपोज किया था या मूव किया था। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी को निर्धारित करते हैं और इसको एक मत के साथ पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार किया था। अगला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन कब हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कुल 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अगला पॉइंट, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा पहला रिपब्लिक डे था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अब ये चर्चा हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है। तो इससे पहले कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बात करें, आइए हम पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक फेडरल और दूसरा यूनिटरी। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि यूनिटरी क्या होता है। तो यूनिटरी या एकात्मक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सारी पावर, सारी शक्तियां एक केंद्र सरकार के पास सेंट्रलाइज्ड होती हैं। एक ही सरकार है जिसके पास सारी शक्तियां हैं। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सर्वे सर्वा होती है। ठीक है, अब दूसरी तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि संघीय कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होती है और दोनों ही अपने अपने स्फीयर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो उसकी पावर्स जो डिफाइन है, जो उसका स्फीयर डिफाइन है, उसमें इंडिपेंडेंट होती है और वहीं स्टेट गवर्नमेंट अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट होती है। दोनों ही एक दूसरे के काम में, एक दूसरे के स्फीयर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अब जब हमें पता है कि यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था। तो बाबा साहब ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो सेंटर को एम्पावर करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी ताकतों को फ्रीज कर सकता है, बहुत सारी ताकतों को रोक सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे यूएसए है, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में स्टेट्स जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट तोड़ नहीं सकती है या उनका नाम बदल नहीं सकती है। यूएसए में स्टेट की जो ताकत है, जो स्टेट के मैटर्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन भारत की केंद्र सरकार एक साधारण से प्रोसीजर के बाद किसी भी स्टेट को तोड़ सकती है और किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है। तो ये एक अंतर है, जो कि मतलब ये एक पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे वो स्टेट की पावर को फ्रीज कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है।
और उन्होंने, जब हम आगे बात करेंगे इसकी और विस्तार में, तो आपको हम समझाएंगे कि ये किन किन पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने कहा कि ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम अभी आगे देखते हैं कि और जूरिस्ट ने क्या कहा। तो प्रोफेसर के.सी. वियर हैं, उन्होंने कहा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत का के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल जो क्वालिटीज़ हैं वो कम है और यूनिटरी क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद मोर यूनिटरी टेंडेंसीज। ऑलराइट, अगला पॉइंट है प्रोफेसर जेनिंग ने क्या कहा। प्रोफेसर जेनिंग ने कहा कि अ फेडरेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट के बारे में, अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ऑलराइट, अगला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेज में भारत के संविधान के बारे में क्या कहा है कि इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहला जो केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1963 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फुल्ली फेडरल, यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर पूर्णतया फेडरल नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी व्यू जो कि जस्टिस डॉक्टर डी सुब्बा राव का था, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। जस्टिस बेग ने स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जस्टिस मदन ने सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रोजो नाथ गांगुली के केस में जस्टिस सुब्बा राव का सपोर्ट किया, यानी कि इन दोनों ने भी कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला पॉइंट, एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया। तो एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। ये मेजॉरिटी ओपिनियन था। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।